नमस्ते। मैं प्राध्यापक शिरीष कुलकर्णी बड़ौदा की महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी में प्राध्यापक रहा। बाद में सरदार पटेल यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर रहा। आज मैं एक बार जीएसटी के विषय में बात करने जा रहा हूँ। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। कभी इसे किसी एक बड़े नेता ने कहा था गब्बर सिंह टैक्स, जीएसटी, और किसी ने ऐसा कहा कि भाई ये गुड सिंपल टैक्स, यानी जीएसटी की दो प्रकार के विषय में कहा गया। इसलिए मुझे लगा चलो हम कुछ सोचें इस विषय में। तो मैं सोचूं इससे पहले तो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने भी सोचा, उनको ये जीएसटी काउंसिल ने कहा। जीएसटी काउंसिल को फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि भाई क्या हम जीएसटी को रैशनलाइज्ड कर सकते हैं क्या, यानी क्या उपयुक्तता है उसकी, तर्कसंगत बना सकते हैं क्या, कोई समस्या सामने खड़ी न करे, इस प्रकार का कुछ कर सकते हैं क्या। इसलिए ये चर्चा शुरू हुई। उस चर्चाओं के कुछ अंश मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो 1/7/2017 यानी 1 जुलाई 2017 को जीएसटी इम्प्लीमेंट हो गया। उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर थे अरुण जेटली जी, स्वर्गीय अरुण जेटली जी। अब उन्होंने जो जीएसटी का बेस लिया वो इसके पूर्व बीजेपी गवर्नमेंट के पूर्व कांग्रेस गवर्नमेंट ने भी जीएसटी लाने का प्रयास किया, लेकिन कांग्रेस जब जीएसटी लाई थी उस वक्त भी उन्होंने डॉक्टर विजय केलकर जी के विचारों को सामने रखा। क्या था विजय केलकर जी के मन में कि भाई बहुत सारे टैक्स और टैक्स के ऊपर टैक्स, तो क्या हम ये सारे टैक्स को एकत्रित कर सकते हैं क्या? कैन वी मर्ज दिस ऑल टैक्सेस वेदर दे आर ऑफ द सेंट्रल और स्टेट? It's really difficult because the concurrent list, state list and the central list, यादी 1, यादी 2 और यादी 3 जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर है, जिसमें फर्स्ट लिस्ट में केंद्र सरकार को कुछ स्वायत्तता दी है, राज्य सरकारों को कुछ स्वतंत्रता दी है, और दोनों को मिलकर जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट है। तो कुछ ऐसे टैक्सेस है जैसे सेल्स टैक्स था, या उसके बाद में वैल्यू एडेड टैक्स था, एंटरटेनमेंट टैक्स था। ऐसे सारे जो टैक्सेस थे वो सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट में रहते थे, और सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, ऐसे जो टैक्सेस थे वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही ले सकती थी, उनकी ही सत्ता थी। अब ये दो लिस्ट नंबर 1 और लिस्ट नंबर 2 में जो ये सत्ताएं कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दी गई, उसको मर्ज करना ये कुछ आसान नहीं था। लेकिन फिर भी शायद वो कांग्रेस गवर्नमेंट हो या बीजेपी गवर्नमेंट हो, उन्होंने मिलकर कुछ प्रयोग किए, उस प्रयोगों के आधार पर सब सम्मत हुए, यानी ऑल स्टेट गवर्नमेंट्स एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट एग्रीड टू द प्रपोजल ऑफ जीएसटी एंड एट लास्ट इट हैज बीन इम्प्लीमेंटेड। लेकिन जब अरुण जेटली जी ने इस टैक्स को इम्प्लीमेंट किया, उस वक्त उनके दिमाग में ये कभी नहीं था कि इतनी समस्याएं आएगी, जैसे कि भाई गरीब लोगों के लिए कम टैक्स रखना, या गरीब लोगों के लिए कुछ वस्तुएं सेवाओं का एग्जम्प्टेड, नो टैक्स, इस प्रकार की कुछ समस्याएं आती थी। और उसमें फिर उन्होंने कुछ एक सिन गुड यानी पापी वस्तुएं, है ना, लग्जरी गुड्स, तो लग्जरी गुड्स के ऊपर सबसे ज़्यादा टैक्स लिया जाए वगैरह वगैरह। लेकिन उसमें फिर स्लैब हो गए, जैसा 0%, 5%, 12%, 18%, 28%, ये 5 प्रकार के टैक्सेस आए। अगर हम फिर से विजय केलकर जी को याद करते तो उन्होंने कहा था कि भाई एक ही टैक्स रखना चाहिए, और उन्होंने 12% ऐसा एक टैक्स का रेट दिया था।
जो रेवेन्यू न्यूट्रल रेट हो सकता है। रेवेन्यू न्यूट्रल यानी क्या कि भाई आज जीएसटी आने से पहले जो अलग अलग प्रकार के टैक्सेस थे उनमें से मिलने वाला रेवेन्यू आय स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को जितना मिलता था जीएसटी के बाद भी उतना ही मिलना चाहिए। इसलिए ये जो 5 स्लैब किए थे उसमें गरीबों को भी ध्यान में रखने के लिए कम टैक्स, जीरो टैक्स, और अमीर कार या फिर दारू ऐसे वस्तुओं के ऊपर 28% का टैक्स रखा गया। लेकिन अरुण जेटली जी ने भी कहा कि भाई आने वाले समय में स्टैंडर्ड रेट 12% होना चाहिए। ये उन्होंने पहले भी कहा था। 17 सेंट्रल और स्टेट टैक्स केस को एकत्रित करते हुए आखिर में ये स्टिल देयर आर 5 स्लैब्स आज भी है वो, इसलिए तो ये चर्चा चल रही है। और एक मैं ऐड करता हूं जिसे कहते हैं हम सेस, CESS। ये क्या चीज है? इसे हम अगर लंबा फॉर्म करें तो कॉम्पनसेशन सेस। यानी क्या? जो मैंने अभी रोहल रेवेन्यू न्यूट्रल के लिए कहा था, तो किसी राज्य को अगर मिलने वाला रेवेन्यू टैक्स से वो अगर कम हो जाता है तो उसका जो गैप है, जो डेफिशिएंसी है, जो कम मिलने वाला रेवेन्यू है वो केंद्र सरकार देगी। जितना कम आया उतना देंगे। लेकिन तय ये हुआ था कि भाई ये रेवेन्यू सेस कॉम्पनसेशन सेस विल बी कंटिन्यूड अप टू 2022 यानी गत 4 साल पूर्व तक ये सेस बंद होना चाहिए। लेकिन ये हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि राज्यों को ऐसा लगता है नहीं हमें सेस की वजह से रेवेन्यू मिल रहा है तो वो मिलते रहना चाहिए, इसलिए उसको फिर से 2 साल बढ़ाया, यानी 24 तक आया। उसके बाद फिर से बढ़ाया गया तो वो 26 तक आ गया। अब पता नहीं है आगे जाकर के क्या होगा। ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर, जीएसटी काउंसिल, फाइनेंस मिनिस्टर, लोकसभा क्या करती है मालूम नहीं। लेकिन जो आज जो रेट है उस रेट के बारे में कम करना चाहिए, ऐसे कई लोग कहते हैं कि भाई जीएसटी रेट को कम करना चाहिए। लेकिन निर्मला सीतारमण जी ने अपने वक्तव्य में कहा कि भाई जब हमने ये टैक्स लगाया उसके बाद में 2-4 साल तक यह एवरेज रेट ऑफ जीएसटी था 15%, लेकिन आज 2024 में वो 11.3% तक नीचे आ गया। अब उन्होंने चैलेंज भी किया कि भाई आप बताइए मुझे कि एक भी ऐसी वस्तु या सेवा है जिसके ऊपर हमने टैक्स जीएसटी का बढ़ाया। ऐसा है ही नहीं। कोई जीएसटी का रेट किसी भी वस्तु पर, किसी भी सेवा पर बढ़ाया नहीं गया। फिर भी आवाज, विरोध का आवाज तो आता ही है, चिल्लाते हैं ही लोग, ये जीएसटी की वजह से डूब गए, मटिया मलित हो गया। लोकसभा में भी लोग इसके विषय में बात करते हैं। लेकिन ये जब कहा जाता है कि भाई पहले हमारा एवरेज रेट था 15%, वो अभी हो गया 11%, लेकिन उसके ऊपर कोई बात करेगा नहीं। सबसे बड़ा विषय यह था कि 17 टैक्स को इकट्ठा करने की वजह से एक भी ऐसा नहीं है कि जिसमें टैक्स ऊपर टैक्स लगेगा। बिना उसके इस प्रकार से ये चल रहा है। तो समस्या क्या है? समस्या ये है, कंफ्यूजन है कि भाई क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स, वर्गीकृत करना, इसलिए हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, HSN कोड। कभी आपने कोई चीज खरीदी हो तो उसके अंदर, बिल के अंदर आप देखिए HSN कोड का एक कॉलम होता है। यह HSN कोड के आधार पर रेट ऑफ जीएसटी तय होता है। तो ये HSN कोड आया कहां से? तो कस्टम्स टेरिफ एक्ट से आया। तो कस्टम टेरिफ एक्ट किस आधार पर आया? तो ये अंतरराष्ट्रीय कमिटी ने ये बनाया कि भाई हर चीज का अलग अलग देश में, अलग अलग विस्तार में अलग अलग नाम है, तो इसकी तुलना हम कैसे करें, इसका डेटा हम कैसे बनाएं। इसलिए सारी वस्तुओं को एक कोड नंबर दिया, 8 डिजिट कोड। तो ये 8 डिजिट कोड में किसी बिल में किसी व्यापारी के द्वारा
किसी वस्तु के विषय में सिर्फ आखिरी 2 डिजिट देने पड़ते हैं, कहीं 4 डिजिट देने पड़ते हैं, कहीं 6 डिजिट देने पड़ते हैं। तो इसमें कई बार कंफ्यूजन आता है कि भाई ये जो वस्तु है वो इस HSN कोड में आती है, वो कंफ्यूजन है। जैसे एक बार मैंने कहा था कि भाई पॉपकॉर्न, ये पॉपकॉर्न को साधा लूज रेडी टू ईट वाला पॉपकॉर्न है, वह रेडी टू ईट पॉपकॉर्न है, उसका 5% टैक्स। अगर उसको नमकीन किया जाए, सॉल्टेड किया जाए, प्री पैक किया, तो वो उसके लिए 12%। उसको अगर शुगर मिलाई जाए तो वो कॉन्फेक्शनरी आइटम जैसा हो गया, तो उसके लिए फिर 18% टैक्स। तो इस प्रकार के सारे कंफ्यूजन इकट्ठा हो गए और लोग फिर लिटिगेशन में जाने लगे। तो ये लिटिगेशन से समस्या ज़्यादा आई। आगे चलते, हमारा यहाँ 18% का जो टैक्स है ना, वो सबसे ज़्यादा है और उसी से सबसे ज़्यादा आय मिलती है सरकारों को। लेकिन ये बहुत ज़्यादा है, इसलिए बहुत ज़्यादा है क्योंकि बाकी सारे जो देश है ना, जैसे सिंगापुर में 9% सिंगल GST का रेट है। कहीं पर इसे GST कहते हैं, कहीं इसे वैट भी कहते हैं, लेकिन है दोनों एक ही, कॉन्सेप्ट एक ही है। वैसे अगर देखा जाए तो न्यूजीलैंड में 15% है सिंगल टैक्स। बाद में कनाडा और यूरोपियन यूनियन में है, उसमें ड्यूअल टैक्स है, मल्टीपल टैक्स भी है, लेकिन वो 18% तक का नहीं है। हमारे यहाँ तो 18 के बाद भी 28% का है। इसलिए सारी समस्या है, क्या हम इसे कम कर सकते हैं क्या? यह ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में चर्चा हुई और क्या हम इसे रैशनलाइज करें। और एक विषय आया कि भाई हमारे जो माननीय मंत्री नितिन गडकरी जी, उन्होंने कहा भाई हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, ऐसी सारी बातों के ऊपर कोई टैक्स नहीं होना चाहिए। इसके पहले भी मैंने कहा था, कई देश ऐसे हैं कि जिन्होंने इन प्रीमियम्स पर कोई टैक्स रखा ही नहीं, वेदर इट इज़ हेल्थ और वेदर इट इज़ अ लाइफ इंश्योरेंस, कुछ भी नहीं है। लेकिन ऐसे कुछ 4-5 देश है जिसमें भारत भी है कि जो प्रीमियम से ऊपर टैक्स लेता है, तो वो नहीं होना चाहिए, ऐसा कहा गया। संसद में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि भाई 18% से मिलने वाला GST का आय, रेवेन्यू, वो कुल GST रेवेन्यू में से 70 से 75% का रेवेन्यू उसी में से मिल जाता है। यानी सबसे ज़्यादा कमाऊ जो कोई टैक्स रेट है तो वो 18% है। उसके बाद में 12% का जो रेट है वो सिर्फ 5 से 6% का कमाऊ करता है, यानी कुल GST का 5 to 6%। 5% का जो टैक्स है उसमें 6 to 8% और 28% का जो रेट ऑफ टैक्स है वो करीब 13 से 15% का रेवेन्यू देश को या राज्यों को देता है, ऐसा फाइनेंस मिनिस्टर ने अपने संसद के लोकसभा में भाषण में कहा। तो इसीलिए रैशनलाइजेशन यानी क्या, तो एक तो स्लैब घटाए, यानी ये 0, 5, 12, 18, 28, क्या इसको घटा सकते हैं क्या? ये भी चर्चा हुई, क्या हम सिंगल रेट रखें तो ये कंफ्यूजन, लिटिगेशन वगैरह कुछ नहीं होगा, ऐसा लगता है। सेस के बारे में मैंने आपको बताया, वो भी एक कंफ्यूजन है। स्लैब का कंफ्यूजन, रेट ऑफ टैक्स, इन दोनों बातों पर प्रेशर रखते हुए ज़्यादा तवज्जो दे करके ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की चर्चा हुई है। देखते आगे जाकर किस प्रकार का इसका निर्णय आता है और क्या हम देखेंगे, इसके ऊपर समय ही हमें कहेगा कि ये क्या हुआ है। बस इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू, आभार।